प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, और उनका जो रेंज और डोमेन है इनके ऊपर भी आज हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है आपके लिए वास्तविकता में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर मान सकते हो आप, क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन का आपको ग्राफ पता चल जाए तो आप उसके बारे में लगभग सारी चीज़ें बता सकते हो। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं रेशियो, जिन्हें आप कहते हो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन सब को यदि y के इक्वल लेकर हम इनके ग्राफ को स्टडी करें तो क्या 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 ये प्रॉपर्टी रहेगा, किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, वो सब बातें। तो जो अभी तक आपको जितने फॉर्मूले बताए गए हैं, जो वैल्यूज बताई गई है, आप उनके ऊपर चलोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एक फंक्शन की क्वालिटी जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, यदि आपको याद हो, मैं एक बार एक एक फंक्शन को लेके चलता हूँ, एक एक रेशियो को लेके चलते हैं हम, और आराम से एक एक बात को स्टडी करते हैं। जितनी बातें भी आपके समझ आए वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी। और बच्चों एक एक बात आपको सीखनी है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताया जाएगा। और जो भी बातें यहाँ पे लिखी जाए बच्चों बोर्ड पे आपसे, तो आप क्या करो भी, उनको वीडियो को पॉज करके रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो कोई बातें होती है यदि जो शायद बताते वक्त, पढ़ाते वक्त बताई जाती है या लिखवाते वक्त रह जाती है। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स, तो सबसे पहले साइन के बारे में जो जो बातें आप जानते हो वो यहाँ लिख लीजिए। ये पोर्शन हमारी हेल्प करेगा जो अब हम करने जा रहे हैं वो ग्राफ बनाने में। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेंट होता है आपका, यहाँ पे साइन, सिर्फ साइन की चर्चा कर रहा हूँ बच्चों मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे और ऐसे चलो तो भी कुछ ऐसा ही केस रहेगा। लेकिन बच्चों अब बात आती है नेगेटिविटी की। ओके, तो जो माइनस का एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा रिवर्स रिजल्ट बन जाएगा। एक बार मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। भाई ये बातें तो आप जानते हो, लेकिन रिवर्स क्या होगा, वो क्या है कि रिवर्स में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब रिवर्स बातें कर दो, यानी जो फर्स्ट है वो क्या हो रहा है, फोर्थ हो रहा है, और जो फोर्थ है वो फर्स्ट हो रहा है। इसका रिजल्ट ये हो गया कि पहले फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, और फर्स्ट क्या हो रहा है, ये फोर्थ हो रहा है रिवर्स चलने पर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, बस कुछ उस हिसाब से चलना आपको। ठीक है, और बच्चों यदि आपको याद हो 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, इसके बाद यदि आप 120, ठीक है, 135, 150 और 180 की वैल्यू निकालोगे तो रिवर्स चलेगा, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये साइन की टेबल चलती है बच्चों। अब आप दो बातें और जो हमें सीखनी है वो है इनका रेंज और डोमेन। ठीक है, रेंज और डोमेन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों, वैसे तो ये आपके जो सेकंड चैप्टर है उसका टॉपिक है, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, और ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही समाप्त होगी हम आपके सेकंड चैप्टर के ऊपर आएंगे जो आपकी कंप्लीट मैथ का ही बेस होता है। ठीक है, लेकिन एक बार जो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मशीन है, जैसे मार्कर आप देखिए एक बार, इसके अंदर आप जब इंक डालते हो तो ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट ये नहीं देता जिससे मैं लिख सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इसके अंदर मान लो पानी डाल दूँ या और कोई लिक्विड डाल दूँ तो क्या ये काम आएगा? बात समझिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये मार्कर आपके सामने है भाई, इसके अंदर जैसे मैं इंक डालूँगा तो ये चलेगा, इंक खत्म हो गई, नहीं चलेगा। ठीक है,
लेकिन इसकी जगह यदि मैं पानी डाल दूँ या फॉर एग्जांपल और कोई लिक्विड जैसे जूस डाल दिया कोई, तो क्या ये दिखाई देगा, इसे लिखा जाएगा नहीं। लेकिन जो हर कोई ना कोई चीज़ की एक इनकम जो वो ग्रहण कर सकता है, जो आप इनपुट कर सकते हो, उसमें वो कुछ ना कुछ लिमिट होती है नहीं होती। जैसे हमारी भी, इंसान की भी लिमिट है। आप जो खाने की वस्तु है वो कुछ फिक्स खा सकते हो। फॉर एग्जांपल खाने को तो पत्थर है, वो खाए थोड़ी ना जा सकते हैं, ये मारकर एक खाया थोड़ी ना जा सकता है भाई। जो इनपुट सही है भाई, हर चीज़ की एक इनपुट होती है, इतना तो आप मानते हो। कोई भी मशीन है उसकी स्टूडेंट हर तरीके की कोई ना कोई अलग अलग इनपुट होती है। तो फंक्शन जो होता है, यानी जो फलन है आपका sin x, इसके अंदर जो आप वैल्यू अंदर डाल सकते हो, किसकी, x की, इसके अंदर जो आप x की वैल्यू डाल सकते हो वो सब क्या होगी, इसका डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होता है, R। क्योंकि हम देख सकते हैं बच्चों, देखो ग्राफ बनाना हो, आप ग्राफ कब नहीं बना सकते हो, दो केस में भाई। यदि x का कोई मैं मान रखता हूँ, यदि मेरे पास रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ जाए भाई, मान लो मैंने sin x y इक्वल टू sin x में x का कोई मान रखा और वहाँ पे यदि वो वैल्यू रूट के अंदर मुझे नेगेटिव साइन दे देती है तो मैं उसका ग्राफ नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर होता है, सॉरी काल्पनिक संख्या है। जैसा आपको काल्पनिक, तो बच्चों ये बात आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी है। द्विघात समीकरण याद कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार याद कीजिए, तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि वहाँ पे जो आप डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर d निकालते हो b² - 4ac, वो यदि नेगेटिव आता है तो आप क्या रखते हो, इसके रूट्स इमेजिनरी यानी जो मूल है वो काल्पनिक है, या अनंत आ जाए, इन्फिनिटी से प्लस हो या माइनस हो। मैं इनको ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकता, लेकिन आप इनको देखिए एक बार वैल्यू को, और आपको यदि याद हो तो मैंने आपको sin 15, 75 ये बताया था। क्या कोई ऐसी वैल्यू आई थी जिसके लिए वो रूट के अंदर नेगेटिव या इन्फिनिटी हो, नहीं आई थी। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि जो साइन है वो पॉजिटिव हाईएस्ट 1 तक जाएगा और नेगेटिव भी हाईएस्ट 1 तक जाएगा। यानी सॉरी, इसका जो डोमेन है बच्चों वो होगा R, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 to 1। यानी मैं एंगल को कितना भी बढ़ा लूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था भाई ये जो एंगल है ये बढ़ रहा है, ये राउंड लगाता जाएगा, पोजीशन तो वही देगा, पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो रही है। 360 के बाद वो वापस अगर एंगल का राउंड लगा रहा है, चाहे रिवर्स आए, लेकिन पोजीशन तो वही दे रहा है। जैसे मान लो ये 45 है, चाहे इधर से घूम के यहाँ पे आए, चाहे ऐसे सीधा चले, पोजीशन एक ही है, पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो रही है एंगल की। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे एंगल चेंज हो जाए। और आपको कि सर नेगेटिव, तो आपको पता है बेटा कि ये नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव में यदि इन सब के आगे माइनस साइन लग जाएगा तो जो लोवेस्ट वैल्यू वो क्या होगी, -1। यानी आपका जो फंक्शन है वो -1 to +1 के बीच हमेशा रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जहाँ पे फंक्शन रहे, यानी जो इन आउटपुट आई, जैसे कोई भी चीज़ बेटा कि आप जो इसके अंदर डाल सकते हो वो इनपुट अर्थात डोमेन है, और वो रखने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका आउटपुट यानी रेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करते हो, पूरे साल की आपकी जो मेहनत है वो आपका इनपुट है, जो रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट है। जो मेहनत है वो डोमेन हो गई, जो रिजल्ट है वो आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो रेंज डोमेन का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बाकी जो फंक्शन आपको मैं इस चैप्टर के बाद स्टार्ट कराऊंगा, तो वहाँ पे बच्चों इसको ब्रीफली हम रेंज डोमेन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, इन्हीं पे ही हमारी चर्चा रहेगी लंबे समय तक, क्योंकि ये जो। तो अब बच्चों यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो उसके लिए आप कुछ वैल्यूज यदि आप लिखना चाहो, वैसे तो ये लिखी हुई है, नेगेटिव में चलोगे तो नेगेटिव की ओर आ जाएगी। ठीक है, इन सब के आगे यदि मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं स्पेशली नेगेटिव नहीं दर्शा रहा, इन्हीं को लिख रहा हूँ। तो देखिए ये बच्चों आपका x मान लिया मैंने, ये आपका y ले लिया, ये y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू -1। लिखने का रीज़न है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बाउंडेड कर रहा हूँ, यानी बंद कर रहा हूँ कि भाई ग्राफ है वो इनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी जो डॉटेड जो लाइन है वो मैंने बनाई है, वो इस वजह से बनाई है कि जो आपका ग्राफ रहेगा साइन का वो रहेगा इन दोनों लाइनों के बीच।
इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं कुछ मेन पॉइंट लिख लेता हूँ, जैसे ये 0 है, ये आपका, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। माइनस में भी इतने चलता हूँ, एक बार -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π। कोई कहेगा सर इतना ही लेना जो, नहीं बेटा ये आगे तक चलता रहता है, लेकिन पोजीशन वही दर्शाएगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आगे तक नहीं लिया, बस मेन पोजीशन पे ही तो रहना अपने को, ठीक है। π/2 पे वैल्यू 1, पाई के ऊपर 0, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर 0, ठीक है। इसके ऊपर -1 माइनस करोगे तो माइनस होती जाएगी सब, लेकिन 0 प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चों 3π/2 पर नेगेटिव होता है, लेकिन एक और नेगेटिव साइन है तो वो माइनस इसको प्लस बनाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देखो, जब माइनस आप 3π/2 आओगे तो वो यहाँ आएगा, तो एक्चुअली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली पोजीशन देगा आपको, और 2π पे 0। तो देखो ग्राफ जब भी बनाओ तो हमेशा देखना आप कर्व का केस कर रहे हो। कर्व यानी एक मोड़दार, जैसे देखो ये मेरे हाथ जैसे गया है, एक तो होता है सीधा मिलाना, एक थोड़ा घुमावदार। तो इसको यदि ढंग से आप मिलाओगे तो बच्चों कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा। मतलब हो सकता है आपको ग्राफ थोड़ा सा सही ना बन पाए, बाकी अप्रोक्सीमेट ग्राफ कुछ इसका ऐसा ही होता है। ये बच्चों कंप्लीट 1 पे जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट अब आपको जो डॉटेड ऐसे चल रहा है, ये आपका किसका ग्राफ होता है? साइन का। यह आपको सारी, यदि एक ग्राफ याद रख लेते हो तो साइन के बारे में सारी जानकारी दे देगा। साइन के बारे में सारी जानकारी कैसे? सिर्फ ग्राफ याद रखना है। वैसे तो जानकारी पता हो तो ग्राफ बनता है, हाँ, बाकी यदि आपको ग्राफ याद है ना तो आपको सारी जानकारी याद हो जाएगी। अब आपको ये सर जानकारी कैसे याद होगी? तो बेटा वो देखिए, नंबर 1 के ग्राफ कहीं रुक रहे हैं, रेगुलर आगे चल रहे हैं, रेगुलर आगे चल रहे हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ पता चल गई कि x का मान मैं कुछ भी रखूँ ग्राफ तो आएगा, ठीक है भाई। x का मान मैं कुछ भी रखूँ ग्राफ तो आपके पास पक्का आएगा। अब यदि ग्राफ पक्का आ रहा है तो यानी इसका जो डोमेन होगा वो R होगा। ग्राफ देखने पर एक बात और पता चल रही है कि ये -1 से +1 के हमेशा बीच में रहेगा, कभी भी उससे पार नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे की ओर, यानी इसका जो रेंज है वो -1 to 1 होगा, ठीक है। और भी कुछ बातें, यानी इसका जो नेचर है वो पता चल जाएगा कर्व, यानी कहीं पर भी इसके बीच में एंगल नहीं आ रहा है। और कुछ बातें हमेशा आप देख सकते हो, जो पाई वाली लाइन है उस कंडीशन पे ये x एक्स को कट कर रहा है। पाई वाली जो लाइन है चाहे वो +π हो, +2π हो, -π हो, -2π हो, यानी आप एक बात कह सकते हो कि nπ, यानी जब x = nπ हो जाए उस कंडीशन में साइन हमेशा क्या हो रहा है? आपका 0 हो रहा है। x = nπ पे साइन हमेशा क्या हो रहा है बच्चों? आपका 0 होगा। बात समझ आ रही है? और n इज ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम z। बच्चों अगर आपको याद हो तो मेरा जो, आप शायद ये बात दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करो, जो प्रीवियस आप प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास के कुछ वीडियोज मिल जाएंगे प्रीवियस। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसके ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे इस साइन बिलोंग टू का z का बेसिकली मीनिंग है। z का मतलब होता है पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है। बिलोंग टू ये बता रहा है कि इसके अंदर से वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है बच्चों। तो बताइए साइन का ग्राफ समझ आया या नहीं आया? एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो। बच्चों साइन का ग्राफ समझ आ गया होगा। अब कोस को और बनाते हैं। देखिए प्रोसेस याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं।
तो जो कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ बनाने के लिए आपको उसके बारे में लगभग जो जानकारी है वो होनी ज़रूरी है। उसके जो नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या रखता है कंडीशन, वो ही पता होनी चाहिए। y इक्वल टू कोस एक्स। तो देखो सबसे पहले आपको यदि याद हो कोस की नेचर कुछ साइन जैसी नहीं होती क्या, यानी जो रिवर्स यानी साइन की वैल्यू वही कोस के अंदर आती है, थोड़ी एंगल चेंज हो जाता है। जैसे पहले तो मैं क्वाड्रेंट लिख लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बातें आपको याद रखनी है। पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्स के ऊपर ग्राफ लेना है, नेगेटिव का मतलब एक्स एक्स के नीचे ग्राफ लेना है। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव का मतलब आपका ग्राफ कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्स के ऊपर। नेगेटिव का मतलब आपका ग्राफ कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्स के नीचे। ठीक है। इसके बाद यदि मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, यदि इसकी मैं टेबल बनाता हूँ तो वो आपको याद होगी भी जीरो, सॉरी पहले जीरो एंगल लिख लेते हैं, 0 30 45 60 90, उसके बाद 120 135 150, बस इतना। तो होगा 1√3/2 1/√2 1/2 0। ये नेगेटिव चलेगा तो रिवर्स, ठीक है, यानी आगे चलेगा तो यहाँ से रिवर्स चलेगा अब, ठीक है, क्योंकि जो नेचर कोस की साइन होती है वो रिवर्स साइन की होती है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो। तो रिवर्स चलो, यानी ये 1/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा, ये 1, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं, इस वजह से ये नेगेटिव होगा। ठीक है। अब प्रोसेस है बच्चों, जो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ से रिवर्स वापस चल लो, फोर्थ क्वाड्रेंट फिर रिवर्स चल लो, यानी ऐसे चलना आपको। बात समझ आ रही होगी चलने की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ से ग्राफ भी कुछ हद तक क्लेरिफाई हो रहे हैं, याद रखना। तो कोस का ग्राफ बच्चों एक रूल तो सेम टू सेम साइन के जैसा ही है। रेंज याद रखोगे और डोमेन याद रखोगे। डोमेन आर होगा और इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1, ये दो फिक्स वर्ड है। तो जो साइन और कोस का रेंज डोमेन एक जैसा होता है, ठीक है, कि कोस के अंदर आप वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा रहेगा -1 से +1 के बीच, एंगल कितना भी ले लिया जाए। ठीक है। तो इसको यदि मैं +1 मान लूँ, और यहाँ यदि मैं -1 मान लूँ, ये आपका π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π। ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों याद रखना, इसको एक नीचे ग्राफ और बनाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और रिवर्स में चलूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी पॉजिटिव के साइड में जो फर्स्ट है तो नेगेटिव की साइड में जो फोर्थ है वो फर्स्ट की ही भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी जो नेगेटिव में जो फर्स्ट होगा वो फोर्थ के जैसा होगा। ठीक है। तो देखिए π/2 पे कोस 0 होता है बेटा, आपका हमेशा याद रखना, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। पाई पर आप देख सकते हो कितना है, -1 नीचे है, 2π पर रिवर्स +1 होगा। पाई पे क्या होता है, -1। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर -π है बेटा, कोस नेगेटिव का कोई इफेक्ट ही नहीं होता,
ठीक है। एक्चुअली कोस आप देखो नेगेटिव भाई रिवर्स में यदि -पाई पे जाता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट के या थर्ड में आएगा वो, तो रहेगा तो नेगेटिव ही। एंगल पे क्या इफेक्ट हुआ, तो यहाँ पे -1 ही देगा, ठीक है। और ये आपको +1, तो यदि मैं इनको मिलाता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा सा हो सकता है बच्चों आपको अलग सा दिखेगा ग्राफ, क्यों पूरा थोड़ा सा एग्जैक्ट ना बने, बाकी लगभग ऐसा ही ग्राफ होता है। तो साइन का और कोस का याद रखना बच्चों, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके। तो याद रखना बच्चों, दो केस तो स्पेशल आप रेंज याद रखोगे। कोस हमेशा -1 to +1 के बीच रहेगा, डोमेन इसका क्या होगा अर्थ। क्वाड्रेंट देख सकते हो, फर्स्ट में ऊपर आ रहा है, सेकंड और थर्ड में नीचे आ रहा है, फोर्थ में ऊपर आ रहा है। वही बात लागू हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव वाली। फर्स्ट में पॉजिटिव, रिवर्स के अकॉर्डिंग ये फोर्थ हो रहा है ना, ये सेकंड और थर्ड है, और रिवर्स में जो फोर्थ आएगा वो एक्चुअली क्या हो रहा है आपका फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे पॉजिटिव, तो ये आपका बच्चों कोस का ग्राफ होगा। आराम से देखिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं ज़्यादा बर्डन आप पे एक बार नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आज के लेक्चर में 2 ग्राफ ही अध्ययन करने के लिए दे रहा हूँ। कोशिश करो कि आपको ग्राफ बनाना आ जाए, एक एक मान की जानकारी हो। भाई चतुर्थांश के हिसाब से कौन सा मान पॉजिटिव होगा आपको वैसे याद नहीं रहते, चलो मान सकता हूँ मान सीधे याद नहीं, लेकिन आप निकालना तो जानते हो। आप चतुर्थांश के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू तो पता कर सकते हो, कोई भी एंगल। भाई अभी तक मैं पहले आपको मैंने वो एंगल वाली बातें ही क्यों बताई, क्योंकि वो बताने का रीज़न यही था बेटा कि आप एक एक एंगल को पता कर सको। यदि आपको ग्राफ बनाना हो, आपको पॉइंट और चाहिए, यदि याद ना रहे तो आपके पास एंगल की कमी थोड़ी ना। आप 15 डिग्री, 45, 60, 75 इन सब वैल्यू को निकाल के देखो और पॉइंटों में कैलकुलेट करके देख लो। ये आपको फॉर्मूले बताए हुए मेरे सारे। भाई 180, 120 आप कितने भी डिग्री तक जा सकते हो, लेकिन जो 15 के टेबल में हो सिर्फ उन्हीं पे जाओ। ये नहीं है कि बाकी एंगल पे जाया नहीं जा सकता, जाया सब पे जा सकता है बेटा, हम सभी एंगल पे जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, डाउट तो वही रहेगा जिसे आप भी डिवाइड करने वाला फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन। हाँ 15 के टेबल वाले जो एंगल होते हैं उनके लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, इस वजह से उनको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज का ये लेक्चर का वर्क इतना ही है कि आप इन 2 ग्राफ को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करो, इनके रेंज डोमेन के बारे में जानकारी और ये ग्राफ जाता कैसे है वो, ठीक है। बाकी आपका एक स्पेशल टॉपिक रहेगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको मैं सेकंड चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि जो वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है पहले उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस लेक्चर के लिए इतने बच्चों, ये जितनी भी प्रोसेस आपको बताई जा रही है वो आपके NCERT न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये बात आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल ये इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।